सोमवार 13 अक्टूबर के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइली पार्लियामेंट में ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज, फलस्तीन को तस्लीम करो का नारा लगाने वाला रुकने असेंबली बाहर निकाल दिया गया। להוציא את חבר הכנסת הזה, להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, 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 להוציא גם את חבר הכנסת כסיף। हमास ने 7 यरगमाली रिहा कर दिए, इसराइल की तस्दीक। गजा में हमास और दोगमुश कबीले के दरमियान खूनरेज झड़पें, 27 हलाकतें। ये कबीला कौन है और क्यों खतरनाक समझा जाता है? ईरान का मदऊ किए जाने के बावजूद गजा अमन सरबराही इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। मुरीदके में TLP के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन, मुतअद्दिद हलाकतें और दर्जनों जख्मी। रात गए पंजाब में मुरीदके के मकाम पर मजहबी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान की रैली के शुरका मौजूद थे और रात के पिछले पहर पुलिस और रेंजर्स ने वहाँ पे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जो सुबह तक जारी रहा। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की मंजूरी के बगैर नए वज़ीर आला के इंतखाब पर कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं? नहीं मरूंगा, अब किसी जंग में ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। मजीद ये कि फ्लोरिडा में कुत्ते ने अपने मालिक की 86 साला वालिदा की जान कैसे बचाई, और ये भी कि पाकिस्तान आइडल सीजन 2 की एक दहाई बाद वापसी। नया सीजन क्या कुछ नया लाएगा? मजीद ये भी कि पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हीरो थे या विलन। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्राएली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान एक बाएं बाजू के रुकने असेंबली को एहतजाज करने पर इजलास से बाहर निकाल दिया गया। रुकने असेंबली ने एक प्ले कार्ड उठा रखा था जिस पर लिखा था फलस्तीन को तस्लीम करो। स्पीकर अमीर ओहाना ने फौरी तौर पर एहतजाज करने वाले रुकन ओफ कासफ को बाहर निकालने का हुक्म दिया, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें ऐवान से बाहर निकाल दिया। इस दौरान ट्रंप के खिताब में चंद लम्हों के लिए रुकावट पैदा हुई। सदर ट्रंप ने अपना खिताब दोबारा शुरू करते हुए कहा, ये सब बहुत मुस्तैदी से किया गया है। And they somehow can relate to him. I've known him for many years and I've seen it over and over again. חבר הכנסת עודה, להוציא את חבר הכנסת עודה, להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, 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 להוציא גם את חבר הכנסת כסיף, להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם, להוציא אותו מיד. Sorry for that, Mr. President. Thank you. Please. That was very efficient. अपने खिताब में ट्रंप ने इस्राएली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को निडर और दिलेर रहनुमा करार देते हुए उन अरब मुमालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा, ये नया मशरिक़ के वस्ता एक तारीखी सहर है। इसराइल और पूरे खित्ते के लिए सुनहरी दौर का आगाज़ हो चुका है। सदर ट्रंप के खिताब से कबल इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि जनवरी में होने वाले मुख्तसर जंग बंदी के मुआहदा सदर ट्रंप की वजह से मुमकिन हो सका था, जिसके नतीजे में कुछ यरगमालियों को रिहा किया गया था।
नेतन्याहू का कहना है कि उन्हें यकीन है कि ट्रंप की क़यादत इसराइल को मज़ीद अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में मदद देगी, क्योंकि उनका इसरार है कि इसराइल मुस्तकबिल के ख़तरात के ख़िलाफ़ मुस्तैद रहेगा। इसराइल ने तस्दीक की है कि हमास ने अपने कब्जे में मौजूद 7 यरगमालियों को रिहा कर दिया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक रिहाई पाने वाले तमाम अफराद को रियम बेस मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो इब्तिदाई तिब्बी मुआयने से गुजर रहे हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो मज़ीद यरगमालियों को वसूल करने के लिए तैयार हैं, जिन्हें बाद में रेड क्रॉस के हवाले किए जाने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक यरगमालियों को लाने के लिए इसराइली हेलीकॉप्टर रियम बेस की तरफ रवाना हुए हैं, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। गजा शहर में हमास की सिक्योरिटी फोर्सेस और दुगमुश कबीले के मुसल्लह जंगजुओं के दरमियान होने वाली शदीद झड़पों में कम अज कम 27 अफराद हलाक हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग का तबादला तिल अल हवा के इलाके में उस वक्त शुरू हुआ जब हमास के 300 से ज़ायद जंगजुओं ने एक इमारत पर हमला किया, जहां दुगमुश कबीले के अफराद मोर्चा जन थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये झड़पें इसराइली फौजी कार्रवाइयों के बाद होने वाला सबसे पुरतशद्दुद तसदुम करार दी जा रही हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक दुगमुश कबीले के 19 अफराद और हमास के 8 एहलकार मारे गए हैं। दुगमुश ख़ानदान का ताल्लुक गजा शहर के शुजाइया इलाके से है और ये कबीला साबिरा और तिल अल हवा में मजबूत बुनियाद रखता है। माजी में इसके कुछ अरकान का ताल्लुक अल-कायदा से मुंसलिक गिरोह जैश उल इस्लाम से भी रहा है, जिसने 2006 में इसराइली फौजी गिलात शालित और 2007 में बीबीसी के रिपोर्टर एलन जॉनस्टन के अगवा में किरदार अदा किया था। दुगमुश कबीला पर स्मगलिंग, भत्ताखोरी, अगवा और गैर कानूनी असला की खरीदो फरोख्त जैसे इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हमास और दुगमुश कबीले के दरमियान हालिया झड़पें न सिर्फ गजा में दाखिली ताकत की कशमकश की निशानदही करती हैं, बल्कि ये भी जाहिर करती हैं कि जंग के बाद का गजा अंदरूनी तौर पर कितना गैर मुस्तहकम हो चुका है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि उनका मुल्क मिस्र में होने वाले अमन सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने लोगों पर हमला करने वालों के साथ बैठना नहीं चाहते। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची का कहना था कि ईरान को भी मिस्र के शहर शर्म उल शेख में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया था, लेकिन ना ही वो और ना ही ईरानी सदर उन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं जिन्होंने ईरानी अवाम पर हमला किया और हमें धमकियां दी और हम पर पाबंदियां लगाईं। याद रहे कि रवा साल जून में इसराइल ने ईरान के मिसाइलों के ज़ख़ीरों और लॉन्चिंग साइट्स पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने वस्ती इसराइल को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया था। अमेरिका ने भी तेहरान की जोहरी तनसीबात पर हमले किए थे। गजा जंग बंदी मुआहदे का हवाला देते हुए अब्बास अराक्ची का कहना था कि इसके बावजूद ईरान किसी भी ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करता है जो गजा में इसराइल की नस्ल कुशी को ख़त्म करने और काबिज़ अफवाज की वहाँ से इनखला को यकीनी बनाए। उनका मज़ीद कहना था कि ईरान खित्ते में अमन के लिए एक अहम ताकत है और रहेगा। मुरीद के इलाके राना टाउन में पीर की अलग सुबह पुलिस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के एहतजाजी मार्च को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में पुलिस के एक SHO समेत कम अज कम 4 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मी एहलकारों की तादाद 48 है, जिनमें 17 को गोलियां लगीं, जबकि 3 मुजाहिरीन और एक राहगीर जाँ बहक हुए। ऑपरेशन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तकरीबन 5 घंटे जारी रहा। उस दौरान आंसू गैस की शेलिंग, फायरिंग और गाड़ियों को नजर आतिश किए जाने की इतलात मौसूल होती रहीं। मुकामी हस्पतालों में जख्मियों को तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रात 2 बजे के करीब लाइटें बंद होने के बाद अचानक शेलिंग शुरू हुई। फ़ज़ा में आंसू गैस फैल गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई।
पुलिस का कहना है कि अब GT रोड को क्लियर कर दिया गया है और सफाई का अमल जारी है। वाज़ेह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जुमे के रोज़ लाहौर से इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मार्च का आगाज़ किया था, जिसका मकसद इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने तक पहुँचना था। ताहम पीर की अला सुबह मुरीदके में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन किया और इस कार्रवाई के दौरान दोनों जानिब से हलाकतों और ज़ख्मी होने की इतलात सामने आई। मज़ीद तफसील उमर दराज नंगियाना और फुरकान इलाही से। रात गए पंजाब में मुरीदके के मकाम पर मजहबी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान के रैली के शुरका मौजूद थे और रात के पिछले पहर पुलिस और रेंजर्स ने वहाँ पे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जो सुबह तक जारी रहा। और उसके बाद अब इंतज़ामिया और पुलिस ये क्लेम कर रहे हैं कि शुरका को वहाँ से मुंतशिर कर दिया गया और वो जगह क्लियर की जा रही है और वहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए अपेरेंटली पंजाब पुलिस और रेंजर्स ने फ़ोर्स का इस्तेमाल किया है। जो तस्वीर हमें वहाँ से मौसूल हो रही हैं उनमें हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत से गाड़ियाँ, ट्रक, मोटर बाइक्स वहाँ पर जले हुए खड़े हुए हैं और कुछ लोग जो हैं उनको ज़ख्मी हालत में भी देखा जा सकता है। तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है उनकी मीडिया की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि उनके मुतअद्दिद कारकुनान यहाँ पर हलाक और ज़ख्मी हुए हैं इस ऑपरेशन के दौरान। पंजाब पुलिस की तरफ से भी इसके ऊपर एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनका एक एहलकार इसमें हलाक हुआ है और बहुत से एहलकार जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। उनका ये क्लेम है कि जो एहलकार हलाक हुआ है वो गोली लगने से हलाक हुआ है और उनका ये कहना है कि उनके 100 से ज़्यादा एहलकार जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया है अपने बयान के अंदर कि एक रागीर जो है वो इसके अंदर हलाक हुआ है और तकरीबन 3 से 4 जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं वो हलाक हुए हैं। जो रैली के शुरका थे वो इस ऑपरेशन के दौरान हलाक हुए हैं और बहुत से लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक सिचुएशन बहुत फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, जिसमें कि डेथ टोल के हवाले से क्लैरिटी मौजूद नहीं है और ज़ख्मियों की तादाद के हवाले से भी क्लैरिटी मौजूद नहीं है। जब तहरीक लबैक पाकिस्तान की रैली मुरीदके पर पहुंची तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो रात को यहाँ पर क़याम करेंगे और उसके बाद फिर वो सुबह आगे मूव करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन उसके बाद एक हुकूमती डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा जिसने उनकी लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात किए और उसके बाद फिर वो वापस चला गया कंसल्टेशंस के लिए। उसके बाद फिर ये ख़बरें वहाँ से हमें मिली कि वो दोबारा वापस नहीं आया। तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत जो है वो उनका इंतज़ार करती रही। उसके बाद साद रिजवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बताया कि हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाया और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इस्लामाबाद की तरफ फर्दर मूव करेंगे। उसके बाद जो मुज़ाकरात हुए उसके बारे में ये ख़बरें सामने आई कि उनमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया और उसके बाद पुलिस और रेंजर्स जो हैं उन्होंने वहाँ पे तहरीक लबैक पाकिस्तान की रैली के शुरका के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और ये ऑपरेशन तकरीबन कई घंटों तक जारी रहा, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 बजे वो रात को शुरू हुआ और सुबह 6 से 7 बजे तक जारी रहा, जिसमें वहाँ पे जो पुलिस और रेंजर्स हैं उन्होंने वहाँ पे जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की रैली के शुरका थे उनको मुंतशिर करने की कोशिश की। उसके बाद अब तक की जो सूरत हाल है उसमें ऐसा है कि जैसे जैसे ये ख़बरें बाहर जा रही हैं तो लाहौर के अंदर भी और बहुत से दूसरे शहरों के अंदर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला मुंतखब कर लिया है। 145 रुकनी ऐवान में उन्हें 90 वोट मिले, जबकि अपोजिशन जमातों ने इंतखाब को गैर आइनी करार देते हुए वॉकआउट किया। ये इंतखाब उस वक्त अमल में आया जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े को दस्तखतों में फ़र्क के बाइस मंजूर करने से इनकार किया था। गवर्नर ने अली अमीन को ज़ाती हैसियत में 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस आकर तस्दीक करने की हिदायत की थी। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली इजलास में अपने इस्तीफ़े की तस्दीक करते हुए कहा कि वो पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं। ताहम गवर्नर की जानिब से इस्तीफ़ा मंजूर न होने पर नए वज़ीर आला के इंतखाब की आइनी हैसियत पर बहस छिड़ गई है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 130(8) के तहत वज़ीर आला का इस्तीफ़ा गवर्नर को तहरीरी तौर पर पेश होने के बाद मुअस्सर हो जाता है और इसके लिए मज़ीद मंजूरी की ज़रूरत नहीं। ताहम बाज़ माहिरीन का कहना है कि गवर्नर इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए वज़ीर आला को तलब करने का इख्तियार रखते हैं। सुहेल आफरीदी जो ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखते हैं, तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन और साबिक ISF के मरकजी सदर रह चुके हैं। उनकी उम्र 35 साल है और वो इमरान खान के करीबी साथी माने जाते हैं। मज़ीद तफसील अजीज़ुल्लाह खान और नैयर अब्बास से। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुहेल आफरीदी को
वज़ीर आला मुंतखब कर लिया है। उन्होंने इस इलेक्शन में 90 वोट हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस असम्बली में 92 अफराद हैं जो अरकान हैं, उनमें से एक छुट्टी पर थे और एक स्पीकर थे जिन्होंने वोट नहीं डाला। उसके अलावा बाकी मुकम्मल वोट उनको मिले हैं। इस मौका पर यहाँ पे असम्बली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उन्होंने इस हवाले से सख्त नाराबाजी भी की है। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने फिर इस मौका पर खिताब भी किया है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि उनकी जो तहरीक है, उनका जो माजी रहा है, वो एक एहतजाजी सियासत ही करते आए हैं और वो एक मिडिल क्लास ख़ानदान है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास न पहले कुछ था खोने के लिए, न अब कुछ है खोने के लिए, और जिस वक्त इमरान खान ने कहा कि ये कुर्सी छोड़ दो तो वो इस कुर्सी को छोड़ देंगे। इमरान खान ने चंद रोज़ पहले ये फैसला किया था कि अली अमीन गंडापुर से कहा था कि उनको यहाँ से इस ओहदे से हटा के सुहेल आफरीदी को इस ओहदे के लिए लाया जाए। आज सुबह जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक़्त एक अपोजिशन लीडर जो थे अबादुल्ला, जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस वक़्त साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का चूँकि अभी तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो इस वजह से ये इजलास जो है या ये इंतखाब है ये गैर आइनी है, जिस पर जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्होंने असम्बली से वाकआउट कर लिया। हालांकि गुज़श्ता रोज़ जब नामिनेशन पेपर जमा हो रहे थे तो उस वक़्त अपोजिशन की जमातों जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो अरकान थे उन्होंने इस वज़ारत आला के ओहदे के लिए नामजदगी के फॉर्म भी जमा कराए थे। आज फिर स्पीकर जो ने ये कहा है कि चूँकि उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं तो इस वजह से ये कानून जो इजलास है ये आइनी है और उनकी शिरकत भी यहाँ पे हुई है और आज सुबह वो यहाँ इजलास में शरीक भी रहे हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक वफादार कुत्ते ने अपनी मालकन की 86 साला वालिदा को ढूंढने में पुलिस की मदद करके सबके दिल जीत लिए हैं। खातून चहलकदमी के दौरान गिरकर लापता हो गई थी, मगर कुत्ते ने हैरत अंगेज तौर पर पुलिस को सही मुकाम तक रहनुमाई की। बॉडी कैम वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह कुत्ता पुलिस अफसरान को सीधा अपनी मालकिन की मां तक ले गया, जहां वो जख्मी हालत में मौजूद थीं। पुलिस ने कुत्ते की हाजिर दिमागी और वफादारी को सराहते हुए इसे हीरो डॉग करार दिया है। वो कभी 10 या 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेती और अब 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, क्या आप जानते हैं ये कुत्ता किस नस्ल का है? इस कुत्ते का वजन तकरीबन 45 किलोग्राम है। वो रहा कुत्ता। हेलो बेबी, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? हेलो हेलो, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? तुम्हारी मालकिन कहाँ है? शाबाश, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? वो फुटपाथ पर लेटी हैं, होश में है, लेकिन मुमकिन है कि वो जख्मी हो गई हों। वो मेरी गाड़ी की तरफ भागकर आया। मैंने कहा मुझे अपनी मालकिन के पास ले चलो, और वो फौरन वापस भागकर इधर आ गया। वो खुद आपकी गाड़ी के पास आया? शाबाश। ओ स्वीट हार्ट, शाबाश। अयोर, तुम बहुत अच्छे हो। दादी तुमसे मोहब्बत करती है। शाबाश अयोर। तकरीबन 10 साल बाद मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो पाकिस्तान आइडल एक बार फिर स्क्रीनों पर वापस आ रहा है, जहां शायकीन में जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। वहीं कई हलकों में अहम सवालात भी उठाए जा रहे हैं। क्या पहला सीज़न वाकई गुलकारों के म्यूज़िक कैरियर के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ? नया सीज़न पिछले सीज़न से किस हद तक मुख्तलिफ होगा? और क्या ये सीज़न नए गुलकारों के लिए कामयाबी के दरवाजे खोल पाएगा? ये तमाम पहलू ज़ेर बहस हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में, जिसे पेश कर रही है रुबा बतूल। कल रात लोग 3:30 बजे से मौजूद। बहुत अच्छा टैलेंट सामने आ रहा है और बहुत ही कमाल का ये रियलिटी शो हो रहा है। इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है कि हम लोग ज़रा से परेशान ही हो गए हैं। पाकिस्तान आइडल अपने सीजन 2 के साथ एक बार फिर वापस आ रहा है। अपने पहले सीजन से तकरीबन 10 साल के वक्फे के बाद। मगर जहां बहुत से लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं, वहीं कुछ अहम सवाल भी सामने आए हैं कि पहला सीजन कितना कामयाब रहा, उस वक्त के कंटेस्टेंट्स का म्यूजिक करियर कहां तक पहुंचा और क्या सीजन 2 वाकई सीजन 1 से मुख्तलिफ होगा।
انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم نے بات کی سیزن 2 کے میکرز اور ججز سے اور سیزن 1 کے کچھ کنٹیسٹنٹ سے۔ سیزن 2 میں کیا نیا ہوگا؟ پہلے جو آئیڈل تھا ٹیمز باہر سے آئی تھیں اور وہ ایک باہر کا جو نپا تولا فارمیٹ تھا وہ اسی کو انہوں نے کنٹرول بھی کیا تھا پاکستان میں۔ اس دفعہ یہ پورے کا پورا جو ہے ہمارا اپنا اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ آن لائن آڈیشنز الاؤ کیے گئے ہیں فرام فری مینٹل، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں خواتین کی تعداد بہت بڑی آئی ہے آن لائن آڈیشنز۔ فری مینٹل پہلے ملٹیپل چینلز کی ایئرنگ الاؤ نہیں کرتا، پاکستان از دا فرسٹ ٹیریٹری دیو الاؤڈ اٹ۔ جی صرف پاکستانی گانے ہوں گے، آئی ایم ویری ہیپی ٹو رپورٹ۔ آرٹسٹ صرف اپنے آرٹ کی بنیاد پہ ہی سلیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک پورا پیکج بن کے آئے گا جس میں اس کی پرسنالٹی، اس کا بیہیویئر، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا ادب، یہ سب چیزیں شامل ہوں گی۔ پاکستان آئیڈل کے میکرز کے یہ دعوے اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے سیزن کے کنٹیسٹنٹس میوزک انڈسٹری میں کہاں تک پہنچے؟ جو میرے ساتھ فیلو کنٹیسٹنٹس تھے، دے ویری ٹیلنٹڈ، بٹ اسٹل نو بڈی گاٹ وہ والی ریکگنیشن یا وہ والی اپرچونیٹی نہیں ملی۔ ویسا سپورٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے پاکستان میں ایسا ہوا ہے جیسا امریکن آئیڈل یا انڈین آئیڈل کے کنٹیسٹنٹس کو ملتا ہے، کہ دے اینڈ اپ ڈوئنگ فلم سانگز اینڈ لائیو کانسرٹس ان کے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی ہم نے کیا اس کے بعد آئیڈل کے، وہ ہم نے خود ہی اپنے خود ہی اسٹرگل کیا، تو ایسا انڈسٹری کی طرف سے کوئی ایسا اچھا خاص رسپانس مجھے نہیں لگتا ہوا۔ ہاں مسائل تو ہیں، اور یہ صرف ینگ آرٹسٹ فیس نہیں کرتے ہیں، ہم بھی فیس کرتے ہیں۔ پیمنٹس، پراپر ریپرزنٹیشن، وہ پروفیشنلزم ہماری انڈسٹری میں آئی نہیں ہے۔ اٹس ناٹ این ایزی پلیس۔ میں ڈر رہی تھی یہ کہنے سے کہ ہاں یہاں سے لوگ نکلیں گے اور پھر یہ کر لیں گے، یہاں پہ ہم انہیں ایک موقع دے رہے ہیں، اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر ٹو ایچ ہز اون، دے ہیو ٹو فائٹ۔ اس وقت میں شوز اور ٹی وی سیز پھر بھی میں گا رہی تھی آلریڈی پاکستان آئیڈل سے پہلے، اور کچھ ہمارے کانٹریکٹس بھی ہوئے تھے پاکستان آئیڈل کی جو پوری فرینچائز تھی اس کے ساتھ، کہ دے ول ٹیک اس فار ٹورز اینڈ شوز اینڈ آل، پر وہ دے ڈڈنٹ ڈو دیٹ۔ ہم اپنا بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پاکستان آئیڈل بنے گا، دیٹ person is going to get a record label deal. Last 3 finalists will get a record label deal from an international label, and we have already put that infrastructure in place کہ جی ویڈیو بھی بنے، البم بھی ریلیز ہو اور کانسرٹس بھی ہوں۔ آپ کو نا میوزک کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ملتا ہے وہاں پہ جا کے، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے اس ایکسپیرینس کا، کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رہنے کو ملتا ہے جو کہ صرف میوزک کرتے ہیں، آپ کو ججز کے ساتھ بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ پاکستان آئیڈل میں انہوں نے ہمارے ساتھ ایک مسلسل ایک ٹیچر دیے ہوئے تھے جو ہم کو میوزک سکھاتے تھے۔ when you're financially اتنے آپ اسٹرانگ ہوتے ہو، دین مے بی یو کین سپورٹ یور اون تھنگ، خود ہی اپنے آپ گانے وغیرہ بناتے ہو۔ تو we all come from very humble backgrounds. We still need support from the industry. اگر آپ ادھر پیسوں کے لیے جا رہے ہیں آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کو جب تک نہیں ملیں گے جب تک آپ کا سیلف ڈاؤٹ ختم نہیں ہوگا۔ آپ اگر ادھر کام پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جب آپ پاکستان آئیڈل جیت جائیں گے یا اس میں سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو کام مل جائے گا، دیٹ از آلسو سبجیکٹو۔ بیسک چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کو لوگ جاننے سے انڈسٹری میں، یا عام جو لوگ ہیں جو آپ کو سنتے ہیں، وہ جب شو سے آپ باہر بھی آ جائیں تو آپ کے ساتھ وہ کنیکٹ رہنے چاہیے آپ کے میوزک کے تھرو۔ ہر آرٹسٹ کی کو ایک سٹیج دیا جاتا ہے فرسٹ آف آل، اس کے بعد اس کی اپنی ایک اڑان ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ایک پلیٹ فارم دے دیا، اب اس کے بعد اس کی اپنی پرواز ہے کہ وہ خود سے کیا اس کو کیسے آگے لے کے جاتا ہے، اور جتنی ہیلپ ہے وہ تو سنگر نے تو خود ہی کرنی ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دنیا کی جوہری تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ وہ مغربی ملکوں کی ٹیکنالوجی پر عزاداری کے سخت مخالف تھے اور سمجھتے تھے کہ ترقی یافتہ ممالک باقی دنیا کو دھانستہ طور پر پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا خفیہ جوہری نیٹ ورک کب اور کیسے بے نقاب ہوا؟ اس نیٹ ورک کے بین الاقوامی روابط اور انکشافات کے محرکات کیا تھے؟ بی بی سی کے سیکیورٹی نامہ نگار گورڈن کوریرا اس تفصیلی رپورٹ میں ان تمام حقائق کی تفصیل بتا رہے ہیں، جسے پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ 11 دسمبر 2003 کو امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 کے اہلکاروں پر مشتمل ایک ٹیم لیبیا سے روانگی کے لیے ایک خصوصی طیارے پر سوار ہونے کو تھی۔ تب انہیں خاکی لفافوں کا ایک پلندہ تھمایا گیا۔
ٹیم لیبیا کے حکام سے انتہائی اہم اور خفیہ مذاکرات کے لیے وہاں گئی تھی۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد جب انہوں نے ان خاکی لفافوں کو کھولا تو انہیں علم ہوا کہ انہیں وہ اہم شواہد دے دیے گئے ہیں جن کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ ان خاکی لفافوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے نقشے یا ڈیزائن تھے۔ ساتھ میں ایسی دستاویزات بھی تھیں جن کے مطابق جوہری پروگرام سے متعلقہ پرزاجات پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مہیا کیے تھے۔ گزشتہ نصف صدی میں عالمی سلامتی کے حوالے سے عبدالقدیر خان ایک اہم شخصیت رہے۔ ان کی ذات دنیا کی خطرناک ترین ٹیکنالوجی کی رسائی کے خواہش مند اور ان کا راستہ روکنے والوں کے درمیان جاری کشیدگی کا محور تھی۔ CIA کے سابق ڈائریکٹر جارج ٹیننٹ نے AQ خان کو کم سے کم اسامہ بن لادن جتنا خطرناک قرار دیا تھا۔ انہوں نے یہ موازنہ القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے 9/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہونے کا پتہ لگنے کے بعد کیا تھا۔ اگرچہ مغربی جاسوس ڈاکٹر AQ خان کو دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک انسان قرار دیتے ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں انہیں قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی راز چوری کرنے کی نیت سے یورپ نہیں آئے تھے۔ وہ تو نیدرلینڈ میں کام کر رہے تھے جب پاکستان نے 1971 کی جنگ میں شکست کے بعد اور انڈیا کے ایٹمی پروگرام میں پیش رفت کے تناظر میں ایٹمی بم بنانے کی کوششیں شروع کی۔ ڈاکٹر قدیر خان ایک یورپین کمپنی میں یورینیم افزودگی کے لیے سینٹریفیوجز بنانے والی ٹیم کا حصہ تھے۔ افزودہ یورینیم سے ایٹمی توانائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر اسے ایک مخصوص درجے تک افزودہ کر لیا جائے تو ایٹم بم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس دور کے جدید سینٹریفیوجز کے نقشوں کی نقول بنائیں اور انہیں پاکستان لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کئی یورپی کاروباری افراد پر مشتمل ایک خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیا۔ یہ لوگ انہیں ایٹم بم اور سینٹریفیوجز کی تیاری کے لیے ضروری سامان فراہم کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو زیادہ تر لوگ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس پروگرام کے انتہائی اہم ارکان میں سے ایک تھے، مگر انہوں نے خود کو اس طرح پیش کیا کہ لوگوں نے انہیں انڈین خطرے کے سامنے پاکستان کو ایٹمی دفاعی صلاحیت دلانے والے ہیرو کا درجہ دے دیا۔ ڈاکٹر خان نے ایٹمی ہتھیاروں کے اجزاء فراہم کرنے والے اپنے خفیہ نیٹ ورک کو درآمد سے برآمد کی طرف مائل کیا۔ انہوں نے کئی ملکوں کے ساتھ معاہدے اور سودے کیے جن میں سے بعض کو مغربی دنیا باغی ریاستیں قرار دیتی تھیں۔ ایران کے شہر نتنز میں ایٹمی پروگرام کے لیے سینٹریفیوجز کی تیاری کے پروگرام کا نمایاں حصہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے فراہم کردہ ڈیزائن اور مواد سے بنایا گیا تھا۔ ڈاکٹر خان کے نمائندوں نے ایران کو ایٹمی پروگرام کی تیاری میں استعمال ہونے والے اجزاء کی ایک فہرست دی تھی جس میں قیمتیں درج تھیں جن کی ادائیگی کے عوض ایرانی حکام مال آرڈر کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر خان 1 درجن سے زیادہ بار شمالی کوریا بھی گئے تھے اور خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے بدلے پاکستان کے لیے میزائل ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی گئی تھی۔ ان تمام سودوں میں یہ بات ہمیشہ ایک راز رہی کہ آیا ڈاکٹر خان یہ سب کچھ حکام کے علم میں لائے بغیر کر رہے تھے یا اپنی حکومت کے احکامات کے تحت کر رہے تھے، خاص طور پر شمالی کوریا کے ساتھ معاہدے۔ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے یہ سب دولت کے لالچ میں کیا، مگر بات اتنی سادہ نہیں۔ بعض مبصرین کے مطابق وہ اپنے ملک کی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے ساتھ جوہری ہتھیاروں پر مغربی ملکوں کی اجارہ داری کو توڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر مغربی اجارہ داری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مغربی منافقت قرار دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر چند ممالک اپنی حفاظت کے لیے جوہری ہتھیار رکھ سکتے ہیں تو دوسرے کیوں نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاگل یا بے وقوف انسان نہیں۔ مخالفین انہیں اس لیے پسند نہیں کرتے اور ان پر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے اسٹریٹجک منصوبوں کو بگاڑ دیا ہے۔ گورڈن کوریرا لکھتے ہیں کہ جب وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں کتاب لکھنے کے سلسلے میں ان کے نیٹ ورک میں شامل لوگوں سے ملے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ لوگ دولت کے لالچ میں ایسا کرتے تھے، اور 90 کی دہائی میں لیبیا سے جوہری معاہدے کے عوض انہیں پیسہ تو خوب ملا مگر اس نے ان کا زوال بھی تیز تر کر دیا۔
برطانیہ کی MI6 اور امریکی CIA نے عبد القدیر خان کی نگرانی شروع کر دی، ان کا فون ٹیپ کرنے لگے اور ان کے نیٹ ورک میں رسائی حاصل کرنے کے لیے اس میں شامل افراد کو بھاری رقم پیش کی۔ بعض ارکان کو ایجنٹ بنانے اور راز حاصل کرنے کے لیے کم سے کم $10 لاکھ تک کی پیشکش کی گئی۔ CIA کے ایک اہلکار کے مطابق ان کے لوگ ڈاکٹر قدیر کے گھر کے اندر تھے، ان کے دفاتر میں تھے، ان کے کمروں میں تھے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد یہ خطرہ بڑھ گیا تھا کہ دہشت گرد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مارچ 2003 میں جب برطانیہ اور امریکہ نے عراق پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار رکھنے کا الزام لگا کر حملہ کیا، جن کا بعد میں کوئی وجود نہیں نکلا، لیبیا کے رہنما کرنل قذافی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں اپنے ایٹمی پروگرام کے منصوبے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منصوبہ MI6 اور CIA کے خفیہ دورے کی وجہ بنا، اور جلد ہی اس معاہدے کے عوامی اعلان کے بعد اس نے امریکہ کو ایک اہم موقع فراہم کیا کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ عبد القدیر خان کے خلاف کارروائی کرے۔ اس کے نتیجے میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور انہیں ٹی وی پر آ کر اعتراف جرم کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں نہ وہ آزاد تھے اور نہ ہی قید، مگر ان کے بیرون ملک سفر اور بات کرنے پر پابندی تھی۔ انہوں نے کیا کیا اور کیوں کیا تھا، اس کا درست اور مکمل جواب اپنے سینے میں لیے وہ 10 اکتوبر 2021 کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی عمر 85 سال تھی۔ کیا اور کیوں سے قطع نظر پاکستانی عوام کے لیے ڈاکٹر عبد القدیر خان پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے ایک قومی ہیرو ہیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔